आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे ये मुख्तार ये अतीफ, ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने। क्यों मुगलों की माओ ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं? आखिर में संभाजी बोले तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी। अशरफ जैसे गुंडे यहाँ सरेआम घूमते थे, नोचते थे बेटियों को देश नहीं भूलता। ऐसे नीचे हत्यारों के केस वापस लेने वाले वोट बैंक देखते थे देश नहीं भूलता। केवल कविता ही नहीं, बहुत सारी रचनात्मक चीजें यहाँ पे है। जैसे बच्चे आप देख सकते हैं पेंटिंग यहाँ पे बना रहे हैं। जो खुद को गोपाल वंशक कहते हैं उनको गौशालाओं से गंध आती है। जिनको था पाप पुण्य से मतलब जरा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में आ गए। जिनको था पाप पुण्य से मतलब जरा भी वो गंगा के साथ साथ ही काशी में मिल गए। कितने सुपुर्दे खाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं। मेरी कविता तालियां संभालना अभी मौका दूंगा। मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़कड़ लिखने वाली। जितने लोग बैठे 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। क्या होना चाहिए हमारे देश में उन वीरों का सम्मान? चंद्रशेखर आजाद जी की भूमि पर खड़े होकर के यह बात कहना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्या होना चाहिए हमारे देश में सैनिकों का सम्मान? जब वो सरकारें 2014 से पहले एक सैनिक की विधवा को बड़ी महफिल से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता हो, खड़ा अभिजीत मिश्रा आपका भाई आपका बेटा कहने की कोशिश करता है महाराज जी की उपस्थिति में, ये बात कहना चाहता हूं कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही दे एक पक्ष, विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा। तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा। तो पथ पे चला है रथ, चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रखना और अपने तालियों के महोत्सव के साथ बताना। चौथी पंक्ति पर पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाए। महाराज जी बैठे, इस वजह से ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। हमारे देश में भगवान राम के प्रमाण मांगे गए। यहां से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जिस सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी होती है और रामनवमी के दिन जब वहां पर खड़े होकर के कुछ मूर्ख कहते हैं कि भगवान राम के होने के प्रमाण क्या हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं और आपकी तरफ से उत्तर देने की कोशिश करता हूं कौन लोग हैं जो प्रमाण मांगते हैं। और चौथी पंक्ति आपको लगा कि बात आपके हृदय तक पहुंच गई है तो आपकी तालियों का जयघोष मुझे मिले। कौन है जो प्रमाण मांगते हैं? शीश जो उठा रहे थे हाथ जोड़ के सदैव, शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। तो जीवन के रण में जो भागते रहे सदा ही, मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। और आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे ये मुख्तार ये अतीफ, कहने की कोशिश करता हूं आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने। जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था, वो जिसने आवाज उठाई है, जिसने दर्पण दिखलाया है, जिसने आवाज उठाई है, जिसने दर्पण दिखलाया है, जिसने अपनाया क्रांति मार्ग ये सोता देश जगाया है, जिसने सत्ता पर प्रश्न किए और जिसने उत्तर मांगे हैं, जिसने भी उंगली दिखलाई हालात के बेहतर मांगे हैं। जब जब इस देश में भारत की
आवाज उठाई जाती है, जब जब इस देश में हित की आवाज उठाई जाती है, तब तब भारत में भारत की ही हत्या करवाई जाती है। कहने की कोशिश करता हूं, एक रचना पढ़ूंगा। संक्षेप भाई का आदेश है कि एक रचना पढ़नी है। विशेष तौर पर एक रचना इन दिनों बहुचर्चित रही है, वो रचना मैं विशेष तौर पर इस वजह से भी पढ़ना चाहता हूं कि उस रचना में हमारा इतिहास और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परंपरा रही है, हम खुद ऐतिहासिक लोग हैं, तब पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक रचना विशेष तौर पर संभाजी महाराज पर एक फिल्म आई इन दिनों, छावा। छावा फिल्म आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने देखी होगी। उस फिल्म के बाद की कविता नहीं है, उस फिल्म के पहले की कविता है। वो इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इस विशेष कविता के लिए एक बार आपकी तालियां मिले। कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था, जिनके प्रताप के आगे तीनों लोग का वैभव हारा था, दिनकर सा तेज धरा जिसमें जो शस्त्र शास्त्र की भाषा था, जो शौर्य वीरता की मानो खुद में ही एक परिभाषा था, जो खड़ा हुआ तशीश तान अधरों पर महज भवानी थी, कष्टों का जिसने वक्ष चीर रच डाली नई कहानी थी। बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा, चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी, औरंगजेब को एक चीख सुननी थी। अगर वो चीख निकल जाती तो शायद वो संभाजी महाराज के प्राण छोड़ देते, प्राण बख्श देते। उस भारत के खुददार बेटे के नाम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बंध गए हाथ बंध गए पैर पर शीश तना का तना रहा, चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी, पर शेर दहाड़ा करते हैं, बस एक बार में दुश्मन की वो छाती करते हैं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर फिकवाए शिकन नहीं, उंगली शिकन नहीं, कोड़े चलवाए शिकन नहीं। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो, औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो, अपने स्वराज के सपनों को पैरों के तले कुचल लो, दिल से निकाल फेंको स्वराज, मुगलों से हाथ मिला लो तुम, इस देश के हिस्से कर दूंगा, जो चाहो उसे संभालो तुम। और उत्तर सुनना, संभाजी महाराज ने क्या उत्तर दिया हो, जो 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 चाहो उसे संभालो तुम। संभाजी बोले हंस करके, तुमको खैरात मुबारक हो, जो बात कही है तुमने वो, तुमको हर बात मुबारक हो, जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा, जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा, जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है, खुददारी के इस उत्तर का परिवेश दिखाई देता है। उस एक मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। औरंगजेब हैरान हुआ, गुस्से में एक फरमान हुआ, आंखें ये फूली जाएंगी, सबके सम्मुख ऐलान हुआ। आंखें की जिनमें था प्रताप, अग्नि की ज्वाला आंखों में, दो सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में। जब शीश उठाया संभा ने तो धरा का कड़कड़ डोल पड़ा, दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा। उसके पिता का नाम लेता हूं, एक पंक्ति में आप तक बात पहुंचे तो बताना। आंखों के सामने हाथ कोई ऐसे कर दे तो हमारी पलकें झपक जाती हैं, लेकिन गर्म लोहे की सलिया जब आंखों के सामने आए और कोई शख्स आंखें और बड़ी करके आंखों एकदम कह दे कि पेशे खिदमत है ये आंखें, तब कहने की कोशिश करता हूं। दुश्मन के सम्मुख वक्ष तान वो एक मराठा बोल पड़ा, जो स्वप्न सजा है नयनों में, अय छत्रपति तुम कारक हो, जो स्वप्न सजा है नयनों में, अय छत्रपति तुम कारक हो, सो वीर शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक। आंखों से अंधा हो जाऊं फिर भी स्वराज तो दिखता है, जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। जिभ्या से ऐसी आग देख औरंगजेब हैरान हुआ, फिर जीभ का उसका दोबारा एक फरमान हुआ, आवाज जो जन जन जानी हो, आवाज वो जन जन जाती है, जब कवि मित्र बन जाता है कविता आरी बन जाती है। औरंगजेब बोला हताश,
विदा करना, अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। औरंगजेब बोला हताश, क्यों मुगल भी ऐसे बने नहीं, क्यों मुगलों की माओ ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। आखिर में संभाजी बोले, बताना इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है। आखिर में संभाजी बोले, 8 लाख मुगल खड़े थे, आखिर में संभाजी बोले मुगलों में बस गद्दारी है। आखिर में संभाजी बोले मुगलों में बस गद्दारी है। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी। ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोलो, उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी की सब जय बोलो। बोला संभाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चमकते ही रहे यूं सब, ये उजियारा नहीं टूटे। नया सुना रहा हूं, सुनिएगा। चमकते ही रहे यूं सब, ये उजियारा नहीं टूटे। किसी की जिंदगी के सुर का एक तारा नहीं टूटे। न जाने टूटते तारे से क्या क्या मांगते हैं सब। नई बात कह दूं तो तालियां बजाइएगा। न जाने टूटते तारे से क्या क्या मांगते हैं सब। मेरी तो चाह ये है अब कोई तारा नहीं टूटे। चुभेगी बात ये ऐसे कि जैसे शूल चुभते हैं। अगर बच्चे गरीबों के हुए मकबूल चुभते हैं। किसी के साथ वर्षों तक रहा तब ये समझ आया। अगली पंक्ति पर तालियां मैं चाहता हूं आप सबकी। किसी के साथ वर्षों तक रहा तब ये समझ आया। भले बदनाम हैं कांटे, असल में फूल चुभते हैं। भले बदनाम हैं कांटे, असल में फूल चुभते हैं। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगण मन। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगण मन। तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे। तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे। फिर भी ये कहते रहते थे, फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की, वो चीर हरण बस याद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की, वो चीर हरण बस याद रहे। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगण मन।
सुनिएगा, इस पंक्तियों को सुनकर बुलंदशहर और बदायूं का वो किस्सा याद करिएगा। अन्याय हो रहे थे फिर भी क्यों चुप सिंहासन बैठी थी। अन्याय हो रहे थे फिर भी क्यों चुप सिंहासन बैठी थी। वो चीख रही थी कान बंद करके ये प्रशासन बैठी थी। वो चीख रही थी कान बंद करके ये प्रशासन बैठी थी। तुम भूलो सारी दुनिया को, तुम भूलो सारी दुनिया को, बच्ची की रुदन बस याद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की वो चीरहरण तो याद। सुनिए, अगली 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसमें आपको मुजफ्फरपुर का वो किस्सा याद करना है, देखना है, सुनिएगा। घर जलते थे नफरत की लौ से हृदय जलाए जाते थे। घर जलते थे नफरत की लौ से हृदय जलाए जाते थे। नफरत फैलाने वाले ही तब श्रेष्ठ बताए जाते थे। नफरत फैलाने वाले ही तब श्रेष्ठ बताए जाते थे। तुम भूल न जाना लहू भरे, तुम भूल न जाना लहू भरे, मासूम नयन बस याद रहे। तुम भूल न जाना लहू भरे, मासूम नयन बस याद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की वो चीरहरण तो याद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की वो चीरहरण बस याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कवित्री आकांक्षा जी हैं जो यहाँ पर रंगदे बसंती कार्यक्रम में यहाँ पहुंची हैं, साहित्य की छात्रा भी हैं। और प्रयागराज जो पूर्व में कभी बाहुबली सांसद अतीक अहमद और अशरफ के नाम से खौफ खाता था, पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था, आज कविता के माध्यम से युवाओं को जोड़कर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। आकांक्षा जी, सबसे पहले वो लाइन सुनना चाहेंगे जो अभी आपने अशरफ के लिए बोली थी, शुरुआत वहीं से करते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं पंक्तियाँ रखती हूँ कि लाख जुमले आजमा लो, चाहे जितना पर्दा डालो, देश ने जो पीड़ा झेली देश नहीं भूलता। कि लाख जुमले आजमा लो, चाहे जितने पर्दे डालो, देश ने जो पीड़ा झेली देश नहीं भूलता। अशरफ जैसे गुंडे यहाँ सरेआम घूमते थे, नोचते थे बेटियों को देश नहीं भूलता। ऐसे नीच हत्यारों के केस वापस लेने वाले वोट बैंक देखते थे देश नहीं भूलता। और दंगों अपराधों को पनाह देते थे जो लोग, दंगों अपराधों को पनाह देते थे जो लोग, उनके काले कारनामे देश नहीं भूलता। उनके काले कारनामे देश नहीं भूलता। अच्छा जी, ये जो कार्यक्रम है, जो इसकी थीम है रंगदे बसंती, क्या है इसकी थीम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। किस तरीके से कविताओं के माध्यम से कहाँ तक जागरूक कर लेंगे? केवल कविता ही नहीं, बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें यहाँ पे है। जैसे बच्चे आप देख सकते हैं पेंटिंग यहाँ पे बना रहे हैं, कविताएं यहाँ पे हो रही हैं। इसके अलावा और भी जितनी भी रचनात्मक चीज़ें हो सकती हैं, उन सब के माध्यम से यही है कि आज की जो जेनजी है, जो हमारी हम सब की जो पीढ़ी है, उसको पता चले कि पिछले दिनों में हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमारे जो उत्तर प्रदेश की जो चीज़ें थी वो कैसे चला करती थी और अब उनमें क्या बदलाव आया है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें जो भी आपराधिक चीज़ें हैं, जिन पे अभी पर्दा डाला जा रहा है, जिनको कुछ चीज़ों को केवल दिखा के कि आपने ये कर दिया और अपनी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, उन सबको सामने लाया जाए। उन सबको, ये जो पीढ़ी है वो समझे कि ये चीज़ें भी हमारे यहाँ हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि ये घटनाएं भी हमारे देश में घटित हुई हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो सारे दिन जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएँ, बताया जाए, तो वही सारी चीज़ें हैं। कविता की जब आपकी शुरुआत की तो आखिर माफिया राज की जब कविता आपने लिखना शुरू की तो आपके जहन में क्या आया था जो माफिया राज को चुना और उसकी कविताओं को आज आप सार्वजनिक कर रही हैं, लोगों को सुना रही हैं? देखिए, मैं देशभक्ति की कविताएं लिखती हूँ। देश के खिलाफ जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो माफिया के बारे में बात हो, चाहे और भी चीज़ों के बारे में बात हो जो हमारे देश को तोड़ने का काम करता है, मैं उन सब के खिलाफ कविता लिखती हूँ। केवल माफिया की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जब जहाँ जो चीज़ें जनता तक पहुँचानी है उस पर कविता लिखती हूँ, देशभक्ति पे कविता लिखती हूँ।
अगर आपसे पूछें कि अगर माफिया राज को सिर्फ अपने शब्दों में, 2 शब्दों में बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे? 2 शब्दों में मैंने अपनी कविता के माध्यम से आपको बताया है। थोड़ा सा और एक 2 पंक्तियां और आपको मैं रखती हूँ और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गुंडागर्दी का ही राज हर ओर दिखता था, दंगा करवाते थे, समाज तोड़ते थे वो, बेईमानी के समक्ष रोता था ईमान खड़ा, जनता को खिलौना जान खूब खेलते थे वो, सैकड़ों घरों को सांप्रदायिकता में झोंक कर, सैकड़ों घरों को सांप्रदायिकता में झोंक कर नेता मौज काटते थे, नाच देखते थे वो, नेता मौज काटते थे, नाच देखते थे वो, एक वर्ग का ही कब्जा हो रखा था नौकरी पे, एक वर्ग का ही कब्जा हो रखा था नौकरी पे, पारदर्शिता का सीधे गला घोंटते वो, पारदर्शिता। आपकी जो कविता है वो क्या संदेश दे रही है? कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें रही हैं, जो अगर हम 2007 से 17 की बात करें या उसके बाद की, जो उनको समझा जाए, प्रोपेगेंडा को समझा जाए कि जो चलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जो भी बातें बोली जा रही हैं, वास्तव में उनकी हकीकत क्या है, क्या उनमें सच्चाई क्या रही है, इन चीज़ों को समझा जाए। और जो रचनात्मक चीज़ें हो रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी जेनजी पीढ़ी है वो उन चीज़ों को समझेगी। प्रयागराज में रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर युवाओं को कविताओं के माध्यम से जागरूक करने और जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं जो एक अच्छे कवि हैं और इन्होंने अपने कविता के माध्यम से अपराध, माफियागिरी के ऊपर लेकर तमाम बातें कही। उद्देश्य स्पष्ट है, साफ है कि किस तरीके से युवाओं को कविता के माध्यम से जागरूक किया जाए, और ये कार्यक्रम प्रयागराज के समेत कई अन्य शहरों में भी आयोजित होगा। सबसे पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम कवि अभिजीत मिश्रा है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। मिश्रा जी, सबसे पहले तो हम वो लाइन सुनना चाहेंगे जो आपने अतीक अहमद को लेकर कही है। बिल्कुल, मैं वो कविता सुनाता हूँ कि जिनको था पुण्य पाप से मतलब, वो सारे ही गंगा के घाट आए और काशी में मिल गए। जिनको था पुण्य पाप से मतलब, वो सारे ही गंगा के घाट आए और काशी में मिल गए। कितने सुपुर्दे कहाक हुए देख रहे हो, कितने अतीक आए और मिट्टी में मिल गए। जब आपने इसकी रचना कर रहे थे कविताओं की माफिया को लेकर, तो जहन में क्या आया था कि इस तरीके की रचना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, आगे क्या सोच थी आपकी? जहन में हमारे सिर्फ देश रहता है, और जब बात देश की होती है तो तमाम ऐसे लोग इस देश में आपराधिक कृत्यों के माध्यम से, अपराध के माध्यम से, माफियागिरी के माध्यम से इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी खिलाफत करना। और उस खिलाफत का एक बहुत आसान तरीका होता है कविता, साहित्य। तो मैं साहित्य के माध्यम से बस अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोगों तक पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उससे मुतासिर होंगे और उन लोगों के हृदय में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। एक दौर था जब माफियाओं का जो खौफ था वो आम लोगों की आवाज़ को दबाता था। कविता उस खौफ को कैसे चुनौती देगी? देखिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कहीं दुष्यंत जी लिखते हैं तो निश्चित रूप से कविता बहुत बड़ा माध्यम है। प्रारंभ से लेकर के आज तक, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कविता रहेगी और कविता विरोध का एक बहुत बड़ा माध्यम बनती रहेगी। जब भी हम बात करें, मोहम्मद गौरी के समय में चंदर बरदाई की पीढ़ी के अशगान को हम गाते चले आ रहे हैं, अभियान को गाते चले आ रहे हैं, कभी कलश की कविताओं को हम गाते चले आ रहे हैं जब औरंगजेब का शासन था। तो निश्चित रूप से उस समय से जब कविता यहाँ तक चली आई है, और दुष्यंत जी के समय में जब इंदिरा जी का शासन था, दुष्यंत जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तमाम सारी बातें कही। तो उसी तरीके से मैं वर्तमान में अपनी बातें कविता के माध्यम से उन सारे लोगों के अगेंस्ट में कहना चाहता हूँ जो देश के विरोध की बात कर रहे हैं। देश के विरोध में जो जाएगा, हमारी कविता उनको जवाब देने का काम करेगी। अगर माफिया राज को सिर्फ 2 पंक्तियों में जवाब देना हो तो क्या कहें? हाँ, 2 पंक्तियों अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हम कलम वाले लोग हैं, आप भी कलम वाले लोग हैं। बागी विकास जी कहते हैं, सुखन का जोश कम होता नहीं है, वगरना क्या सितम होता नहीं है, भले ही काट दो बाजू हमारे, कलम का सर कलम होता नहीं है। ये मेरा आम जनमानस से भी निवेदन, हम कलम वाले लोग हैं, हमारे बाजू कट सकते हैं, हमारी आवाज़ें नहीं कट सकती। आज के युवाओं को माफिया राज को लेकर क्या बताना, कुछ संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को निश्चित रूप से मेरा निवेदन और संदेश यही है कि आजकल के युवा जो वर्तमान समय में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस तरफ ले जा रहे हैं कि जहां पर उनको ऐसा लगता है कि हाथ में पिस्तौल और कंधे पर एक दुनाली टांग कर ही इस देश में चला जा सकता है, तब आपका सम्मान होगा। माफियागिरी आपको सम्मान नहीं दिला सकती है, दहशत जरूर हो सकती है। बेहतर यही है कि हम अपने देश को सशक्त मजबूत बनाने के लिए कार्यरत रहें। उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, हम अपने देश के लिए खड़े रहें, और जब तक हम देश के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि युवा हो तुम आज और कल के इतिहास बनाओगे, टूटे बिखरे टुकड़े जोड़ एक देश बनाओगे, तो हमें एक देश का निर्माण कर। देखिए, देश का निर्माण कर रहे हैं ये मिश्रा जी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को, खास तौर पर युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है, उनको ये बताने की, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो
प्रदेश में या देश में जहां भी माफिया राज है, गुंडागर्दी है, उसको कविता के माध्यम से कैसे व्यक्त किया जाएगा और लोगों को जागरूक करके कैसे इससे निडर होना बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी इस प्रोग्राम में जो रंग दे बसंती का थीम है, युवाओं को जोड़ने का जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी तक तो आपने देखा कविता और गीतों के माध्यम से बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो माफिया हैं उनके चित्रों को भी यहाँ प्रदर्शित करके लोगों को जागरूक करके, युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस पर क्या बना रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषभ है और मैं जैसे अगर बात पूर्वांचल की किया जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है रंग दे बसंती आज इस इवेंट में, तो हमें बीते दिनों जितने भी कांड हुए, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो इन कांडों में इनका नाम आता था। तो एज हम कलाकार हैं तो अपने कलात्मक रूप से हम इनका एज ये प्रदर्शन करने का वो कर रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हम इन्हीं को टारगेट करके ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी दंगे फसाद की जड़ों में आने वाले शख्स लोग थे, हम एज पूरे एक अपना एक कंपोजिशन बना रहे हैं, तो उनमें एज ये दिखाए हम। मतलब अंदर जो है कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कला के 3 प्रकार होते हैं, चित्रकला, साहित्य कला और प्रदर्शन कला हो गया। तो जैसे अंदर साहित्य की है तो हम यहाँ चित्रकला से अपना वो कर रहे हैं। क्या है, लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि ये माफिया है? नहीं, हम माफिया हैं। हमने जितना अपने उसमें जाना, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैं प्रयागराज में आया हुआ मुझे 4 साल हो गया है। तो बीते दिनों मैं भी इनके जब यहाँ पे गुंडागर्दी और इनका ये यहाँ पे इनकाउंटर हुआ था तब मैं भी यहाँ पे था, तो मैंने देखा। और रही बात अगर यहाँ पे गुंडागर्दी इसका, तो मैंने इन्हीं का देखा, तो मैंने इनको यहाँ पे उकेरा। ये बताइए, रंग दे बसंती प्रोग्राम में आज आपने शिरकत की, सुना कवियों को, शायर को, कहीं ना कहीं रंग दे बसंती का जो थीम हमको लगा कि वो युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपराध माफियाओं को कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आके? देखिए, कविताओं को सुन के तो मन वैसे ही प्रसन्न हो जाता है, खासकर जब वो कविताएं वीर रस की हों। अगर एक सुसुप्त अवस्था में भी व्यक्ति है तो वो भी जागृत हो जाता है, और वीर रस की कविताएं मुझे वास्तव में बहुत ही आकर्षित करती हैं। और मेरा मानना है कि कविताएं चाहे किसी भी रस की हों, वो एक बहुत ही अच्छा जरिया है समाज में अपने विचारों को पहुंचाने का, लोगों के हृदयों में, मन मस्तिष्क में अपनी भावनाओं का संचार करने का। और कविताएं और साहित्य को तो समाज का दर्पण भी कहा गया है, और कविता भी उसी का एक अभिन्न अंग है। तो कविता भी एक सशक्त जरिया है लोगों के हृदयों तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों को संचार करने का। अच्छा, ये कविता के जरिए माफिया राज और अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना असरदार आपको लगता है, कितना असरदार होगा ये? मुझे लगता है किसी भी समाज का अगर युवा जागृत हो तो वो समाज कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता। और कविताएं वो ऐसा जरिया हैं जो युवाओं को ही नहीं, वृद्धों को और बच्चों को भी जागृत करती हैं। कविताओं के माध्यम से हम बिना किसी उपद्रव को किए हुए, बिना किसी ज़्यादा ताम झाम किए हुए, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स को डाले हुए हम अपनी व्यक्तियों को, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। हम जो चाहते हैं, जो सही है, वो आईना एक लोगों को दिखा सकते हैं। अगर लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा तो वो खुद ही जो है उसका समर्थन या विरोध जैसा भी उनको करना होगा वो खुद करेंगे। तो मेरे विचार से तो कविता एक बहुत ही सशक्त हथियार है ऐसे कुख्यात विचारों के प्रति जो है वार करने का। आपको क्या लगता है कि आज आपने जो सुनी, कविताएं सुनी, ऐसी कौन सी एक पंक्ति है जो आपके जहन में शायद आगे तक याद रह जाए? मैं पंक्ति तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, सार बता दीजिए। सार उसका यही है कि जो एक भैया आए थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी वीर रस की कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक हमारे सम्मुख प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था, उनकी कविताओं की कहानी का सार यही था कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जो है बंद करके रखा और उनसे कहा कि तुम्हारे मुंह से केवल चीख निकल जाए तो तुम जो खंड कहोगे वो खंड में तुम्हारे अंदर कर दूंगा, वो खंड तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। परंतु संभाजी महाराज ने कहा कि ये खैरात मुझे स्वीकार नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आकर्षित करती हैं, बताती हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा रहा है, ये बताती हैं कि हमारा चरित्र कैसा रहा है, ये हमारे बारे में बताती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। रंग दे बसंती क्या है? एक हम इसको गीत कहें, संगीत कहें, या एक जज्बा कहें? देखिए, गीत और संगीत तक ही सीमित रहें तो शायद ठीक नहीं होगा। ये एक जज्बा है, ये एक लोगों का एक, मान लीजिए कि जो है उनका विचार है जो अपने हृदय में जो जमाए हुए हैं, जो सरकार के प्रति है, जो समाज के प्रति है, इसमें विख्यात बुराइयों को, अच्छाइयों को जो अपने हृदय में जो कवियों ने दबाए रखा है, ये लोगों को पहुंचाने के लिए ही आयोजित किया गया है। और मैं सुन रहा था कि ये 15 अगस्त तक विभिन्न शहरों में चलता रहेगा। तो मुझे लगता है ये देश के, ये समाज के युवाओं को जागृत करने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा साधन है, जिससे विभिन्न जगहों पर जाके जो है ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। बसंती कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, क्या थीम है इसके पीछे और क्या सोच है कि जो युवा हैं उनको जोड़ने की कोशिश है, उनको कविताओं के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश, प्रयास क्या है?
थीम बेसिकली दो है, दो हमारे मुख्य उद्देश्य है, जिसमें पहला और सबसे मुख्य था कि हम अपने युवा साथियों को एक ऐसा मंच दे सकें जहां वो कविता, साहित्य, कला, संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा को जनमानस सामने रख सकें और उनको और से बड़े, ये तो हमने छोटा मंच प्रदान किया, उसके माध्यम से और भी बड़े मंच वो उनको मिल सके। और दूसरा है कि आपने हाल ही में जनजीव प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसमें कई ऐसे थे अराजक तत्वों के माध्यम से आपने देखा होगा कि आप प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे रहे हैं, भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो कुछ भी आप सरोकार रखते हैं उनसे या नहीं रखते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो हमारा विरोध इतना है कि मतलब आप ये ध्यान रखिए कि आप देश के प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं, पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है, क्या आप देश के युवा हैं, आप भविष्य हैं, आप क्या इमेज प्रोटेस्ट में प्रोजेक्ट कर रहे हैं देश के सामने कि आप उनको गाली दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप मुद्दा आपका जायज़ है, आप धरना प्रदर्शन करिए, आप भारत में आप रहते हैं, आपकी संवैधानिक हक है, लेकिन आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, शब्द चयन आपके उचित होने चाहिए, बस इतना ही करना। रंग दे बसंती प्रोग्राम क्या थीम रहा है? आज आपने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, उस वर्ग को जागरूक करने की कोशिश की है जो शायद जल्दी बहकावे में आ जाता है। उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य यही रहा है, पहले तो रंग दे बसंती जो नाम है, ये सुनते ही भगत सिंह हमारे जहन में आते हैं और मैं युवाओं को चाहता हूँ कि वो भगत सिंह बने, वो किसी के बहकावे में ना आए। और देखिए, मैंने एक लाइन कहा कि बहन बेटियों पे कुदृष्टि यदि पड़ी तो मिट्टी में मिलाया है, मिट्टी में मिला देंगे। तो आज का समय यूपी का बदल गया है, वो दौर नहीं है जब मऊ में गोलियों की बौछार हुई। आज का समय है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है, मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में तो कहीं ना कहीं आप अपनी कविताओं के माध्यम से भी मिट्टी में किस तरीके से मिल जाएंगे इसका संदेश दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ यही, सारे सवालों का मतलब एक होता है प्रश्न, कई सारे प्रश्न के हल हैं योगी आदित्यनाथ। आप अगर देखें, पहले हमारी बहन बेटियों को कहीं से उठा के कहीं छोड़ दिया जाता था, रोड पर उनको छोड़ दिया जाता था। तो मैंने इसीलिए कहा कि बहन बेटियों पे कुदृष्टि यदि पड़ी तो मिट्टी में मिलाया है, मिट्टी में मिला देंगे। क्या बात है। सबसे पहले एक पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए जो आपने माफिया राज पे लिखी हो, कोई भी संक्षेप में जो आपके जहन में आ रही हो। माफिया राज पे मैंने अभी एक तरन्नुम में लिखा कि मैं पुराना यूपी हूँ, आज मिलने आया हूँ, खून के छींटे भी साथ लेके आया हूँ। तो ये पुराना मिट्टी, ये पुराना यूपी है और ये नया यूपी है जो मिट्टी में मिला रहा है। क्या ख्याल आपके मन में उस वक्त आया था जब आपने इन माफियाओं पर, अपराध पर कविताओं के लिए सोचा? जहन में क्या आया था और किस सोच के तहत आपने ये लिखना शुरू किया? एक वाकया मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी इलाहाबाद में एक व्यक्ति हैं, उनके एक साहबजादे ने अगवा कर लिया एक लोग को और उनके बदन के खाल को कर एसपी कार्यालय पर फेंक देगा, मैं एसपी लाश उठाए ले। तो इसी पे मैंने लिखा कि अब वो दौर नहीं रहा है, अब आप नस्तो नाबूद हो चुके हैं, अब आपकी कोई मतलब हैसियत नहीं बची है इस शहर में। तो अब वो यूपी है और तब जाके आदमी कविता लिखता है कि मैं पुराना यूपी हूँ, आज मिलने आया। मतलब आपकी इन सारी जो कविताएं हैं, इन कविताओं में अगर आपको क्या पसंद है, कौन सी लाइन ऐसी है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आई है? मुझे यही अच्छा लग रहा है, हाँ, कि मैं बहन बेटियों पे कुदृष्टि यदि पड़ी तो मिट्टी में मिलाया है, मिट्टी में मिला देंगे। आज के युवाओं को माफिया राज के खिलाफ आपकी कविता क्या संदेश देती है? मेरी कविता संदेश ये देती है कि आप भगत सिंह बने। जो जेएनजीओ ने प्रोटेस्ट किया, जो धरना दिया, वो कुछ हद तक बहुत सही था। आप अपनी बात हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, पर जो उसको राम से जोड़ दिया गया, राम मंदिर की बात कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं जो आज तक राम मंदिर देखने नहीं गए। वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनको गौशालाओं से गंध आ रही है, कि मैंने उस पर लिखा कि मंदिरों से हवा मंद मंद आती है, साथ में अगरबत्ती की सुगंध आती है। जो खुद को गोपाल वंशक कहते हैं उनको गौशालाओं से गंध आती है। बहुत बड़ी बात कही आपने, और कविताओं के माध्यम से हम भी यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही युवाओं को, लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं बहकाओं में आकर, जैसे जंतर मंतर की चीजें हुई, छात्र थे वहां पर, ऐसा नहीं है, लेकिन छात्रों के अलावा भी कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने सरकार की छवि को धूमिल किया। मैं इस पे आपको ये कहूंगा कि छात्रों, जब तक छात्र रहे तब तक चीजें बहुत अच्छी, उसमें क्या है, चीजें बहुत सारी ऐसी घुस गई जो नहीं होनी चाहिए थी। आप राम को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद, ये वो, ये बताइए राम कहाँ से आ गए प्रोटेस्ट में? क्या जरूरत थी राम की? और आज का नौजवान इतना समझदार है कि वो हमेशा पराकाष्ठा की चेष्टा को लांघते हुए उत्तुंग शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है। कुछ उपद्रवी उसमें घुसकर चीजों को खराब करते हैं, मेरा ये मानना है। वो पीढ़ी जो जेनजी है और लोगों को बहकावे में आकर तमाम तरह के आंदोलनों में, तमाम तरह के सरकार विरोधी नीतियों में वो शामिल होते हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।